नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पद परिचय, और पद परिचय में हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सर्वनाम। पिछले वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इसे विस्तृत रूप से और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको इतना बताया था कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि एक प्रश्न है बच्चों के मन में। कुछ बच्चे तो पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे जो थोड़े शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं वे संकोच बस पूछ नहीं पाते हैं। तो मैं सभी बच्चों के लिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपके मन का जो क्वेश्चन है, जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, वो मुझे पता है। और आपके मन का एक ही प्रश्न है, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं इन सारे टॉपिक्स को, लेकिन कुछ संकोची प्रवृत्ति के जो बालक हैं वो क्लास में या तो इंसल्ट होने के डर से या किसी और कारण से पूछ नहीं पाते हैं। और जब टीचर ने कहा कि आ गया समझ में, तो सभी बच्चों के साथ सिर हिला देते हैं, हाँ मिला देते हैं कि सब समझ में आ गया। और जब इसके संबंध में उनसे क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो चुपचाप खड़े भी हो जाते हैं कई बार कि साहब, फिर कहते हैं कि साहब हमारे समझ में नहीं आया। तो इसलिए आपकी संकोची प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि चलो ठीक है, सर्वनाम हमने पढ़ लिया, सर्वनाम की परिभाषा हम पढ़ते आ रहे हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन और टीचर्स ने भी हमको बताया पिछली क्लासेस में कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, या कहीं बताया कहीं नहीं बताया, सभी तरह की बातें हैं। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, रिपीट होना। यदि हम कुछ वाक्य लिख रहे हैं और उन वाक्यों में जो एक ही बात से संबंधित हैं उसका हम विस्तार कर रहे हैं, और वहां पर पहले वाक्य में कोई संज्ञा शब्द आया है और हम बार बार उसका उल्लेख करते हैं, उसको लिख करके, तो वहां पर जो वाक्य हैं वो कैसे हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे। और यदि आने वाले वाक्यों में हम उस संज्ञा के स्थान पर उससे संबंधित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से वे सारे वाक्य कैसे माने जाएंगे? शुद्ध माने जाएंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों की अशुद्धियों को, गद्यांश की अशुद्धियों को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आपके क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया कि संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि साहब, अब आप कहेंगे कि सर कैसे, हमें कोई उदाहरण के माध्यम से आप समझाइए। तो देखिए, बिल्कुल सीधे से उदाहरण है, आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि यदि जो दूसरे वाक्य हैं उन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का यदि प्रयोग नहीं किया जाता तो वो किस तरह से शुद्ध होते, और बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाने के कारण वो किस प्रकार से अशुद्ध हैं। तो ये सारी समस्या आपके सामने बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेकर बात करता हूं। जब हम छोटी क्लास में थे, 5वीं 6ठी क्लास में या और 4थी क्लास में, 3री क्लास की यदि हम बात करें, तो हमारे सर मैडम जो भी हैं अधिकतर गाय का निबंध लिखवाते थे कि आपको एक गाय के
ऊपर निबंध लिखना है, क्योंकि ये निबंध आपके परीक्षा में आने वाला है। और उस समय इसी तरह के निबंध आया करते थे, गाय के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, इस तरह के निबंध आया करते थे, बगीचे के ऊपर। गाय का काज ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था और सारे बच्चे लिख लिख कर, हम भी उसमें लिख लिख कर उसको याद करते थे। अब हमारे सर मैडम ने जैसा हमें बताया, ठीक उसी के अनुसार हम उनका अनुकरण करते उसको लिखते थे। तो किस तरह से हम लिखते थे, किस तरह से हमें समझाया जाता था, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर उदाहरण लेकर के और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। ठीक है, तो हम गाय के निबंध की बात करते हैं। देखिए, क्या मैडम या सर हमारे कहते थे कि आपको प्रश्न आएगा कि आपको गाय का निबंध लिखना है, उसको आपको 10 पंक्तियों में लिखना है या 10 लाइन गाय के विषय में आपको लिखनी है। तो हम 10-15 लाइन उसके बारे में रट लेते थे, याद कर लेते थे। देखिए, गाय हमारी माता है। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला सेंटेंस, पहला वाक्य। अब इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए हमें गाय के निबंध पर और दूसरे वाक्य हैं उनकी रचना करनी है। अब इन दूसरे वाक्यों की रचना करते समय ही हमें किनका प्रयोग करना होता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना होता है, ताकि ये निबंध है वो पूरी तरह से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। लेकिन हमारे समय की यदि हम बात करें, मैं बात करूं, तो वहां पर हमको ये सब चीज नहीं सिखाई जाती थी। वहां पर सिर्फ हमको यही सिखाया जाता था कि आपको गाय पर इस तरह से निबंध लिखना है, वो बोर्ड पर लिखा देते थे और हम उसको लिख लेते थे। फिर हम उसको उसी तरह से हमारी परीक्षा में जाकर छाप देते थे याद करके। ठीक है, तो देखो किस तरह से लिखवाया जाता था। गाय हमारी माता है, गाय के एक मुंह होता है। अब आप सभी जानते हैं कि 2 मुंह किसके होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, एक ही होता है। गाय के एक मुंह होता है, लेकिन इसी तरह से सिखाया जाता था। हम छोटे थे उस समय, हम इतना जानते भी नहीं थे, जितना आप जानते हैं शायद उससे भी कम जानते थे हम, क्योंकि उस समय शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, सरकारी विद्यालय थे। गाय हमारी माता है, गाय के एक मुंह होता है। आप देखना, इस पर गौर करना। गाय के एक पूंछ होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। 2 ही होते हैं भैया, 4 तो होते नहीं। ठीक है, अगला है गाय के बछड़े को बैल कहते हैं। बहुत है मेरे हिसाब से समझने के लिए। गाय हमें दूध देती है, गाय के दूध से दही, छाछ, घी, मावा या मिठाइयाँ बनाई जाती है।
ठीक है, यह हो गया गाय का निबंध। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर आपको जो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन था उसका सबसे पहले सॉल्यूशन कर दिया है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मानी बार बार आना। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 8 वाक्य लिखे गए हैं या 8 पंक्तियों का एक निबंध लिखा गया है, अब आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि इसमें संज्ञाएं कौन कौन सी हैं या संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। फिर दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी मैंने क्लियर बताया था कि संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए, आवृत्ति यानी बार बार आना, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन 8 लाइनों में संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि इन 8 पंक्तियों में, इन 8 वाक्यों के इस निबंध में ऐसा कौन सा संज्ञा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है। यह आपको पता होना चाहिए। यदि आपने उस चीज को पहचान लिया, आपने उस चीज को पकड़ लिया, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह जो निबंध लिखा गया है यह शुद्ध है या अशुद्ध है। लेकिन हमें इस चीज का पहले कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा संज्ञा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। अब इसमें संज्ञा शब्द तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सबके नाम है और जिनके नाम है वे सब क्या है, संज्ञा है। तो अब हम यहां पर संज्ञा तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। और जब हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है, क्योंकि संज्ञा से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, संज्ञा से रिलेटेड टॉपिक है, या फिर यूं कहें कि इस टॉपिक में संज्ञा है उसका पूरा विस्तार हो जाता है। ठीक है ना। तो संज्ञा का एक विस्तृत टॉपिक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा। सभी संज्ञाओं के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा है, सर्वनाम की परिभाषा की यदि हम बात करें तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। जब संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं तो बिल्कुल सिंपल है कि संज्ञा शब्दों की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञा शब्दों की आवृत्ति हो जाएगी तो अशुद्धि हो जाएगी। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई भी संज्ञा है उसकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके स्थान पर उससे संबंधित जो शब्द निर्धारित हैं वे शब्द काम में आने चाहिए। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और जहां पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वहीं पर जो वाक्य है वो कैसे माने जाते हैं, शुद्ध माने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इस 8 पंक्तियों के निबंध के बारे में कि इसमें कौन सी संज्ञा का बार बार उल्लेख हो रहा है, क्या उसका उल्लेख होने के कारण ये निबंध शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आपको मैं बता दूं कि यदि इस तरह से हम कोई भी किसी के बारे में अपने विचार लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, किसी के बारे में कोई 10 पंक्तियां लिखते हैं, कोई गद्यांश लिखते हैं, तो वहां पर यदि उस संज्ञा का बार बार उल्लेख होता है तो वह अशुद्ध माना जाएगा। जैसा कि यह हमारा निबंध है, यह व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, अशुद्ध। हमको इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो हमको लगेगा कि यह सही है, शुद्ध है। हम किसी व्यक्ति को दिखाएं कि ये देखना इसमें कोई अशुद्धि है क्या, सही लिख रहा है कि गलत है, इसमें कुछ आप बताओ हमें, तो वो भी ये कहेगा नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपके शब्द भी शुद्ध हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम पूरी तरह से इसमें ध्यान दें, व्याकरणिक दृष्टि से यदि हम ध्यान दें, तो ये जो निबंध है वो कैसा है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, इसलिए है, गलत इसलिए है क्योंकि इसमें संज्ञा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है।
इसीलिए एक ऐसा है अशुद्ध है, गलत माना जाएगा। अब आप कहेंगे साहब कैसे? तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, पहला हमारा वाक्य है गाय हमारी माता, बिल्कुल सही है। और यहीं से इसी को आधार लेकर, इस पहला जो वाक्य है इसी को आधार लेकर आगे वाले जितने और दूसरे वाक्य हैं उनकी रचना हमें करनी होती है। तो उसका आधार लेकर, यानी ये जो वाक्य है इसी का आधार लेकर हमने पूरा निबंध लिखा है। तो देखिए इसमें अशुद्धि कहां है। मैंने आपको कहा कि संज्ञा शब्द की बार बार आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो गाय हमारी माता है, बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस तो एकदम सही है, 100% शुद्ध है। लेकिन अब ये गाय, ये क्या है? एक संज्ञा है, आपको पता है। और संज्ञा कौन सी है आपको पता होना चाहिए। गाय में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं है। कौन सी है? जातिवाचक। यदि आप कहेंगे साहब गाय तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, तो गाय भैया व्यक्तिवाचक नहीं होता है, गाय जातिवाचक है। यदि गाय का कोई पर्टिकुलर हम नाम की बात करें तो वहां पर गाय कैसी हो जाएगी? गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे गौरा गाय, आपने पढ़ा है महादेवी वर्मा का जो पाठ है गौरा, अब उसमें बिल्कुल क्लियर है गौरा गाय। अब गाय है वो जाति है, उसको हम एक नाम से संबोधित कर रहे हैं गौरा के नाम से, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। कामधेनु गाय किसके पास थी? परशुराम जी के पिताजी के पास थी। ठीक है, तो गाय कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक। कुल मिलाकर संज्ञा हुई। हमें इतना ध्यान रखना है कि गाय क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अब यदि इस गाय संज्ञा शब्द की, या यूं कहें माता भी संज्ञा शब्द है, इस माता शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, या इस गाय शब्द की बार बार आवृत्ति होती है दूसरे वाक्यों में, तो जिस वाक्य में इसकी आवृत्ति होगी वह वाक्य कैसा माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। तो उसी अशुद्धि की समस्या को दूर करने के लिए ही उस संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि गाय हमारी माता है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद गाय के एक मुंह होता है, तो गाय की क्या हुई? आवृत्ति। फिर अगले सेंटेंस में बात करें, गाय के एक पूंछ होती है, फिर गाय की आवृत्ति। गाय के 4 पैर होते हैं, फिर गाय की आवृत्ति। गाय के 2 सींग होते हैं, फिर गाय की आवृत्ति। गाय के बछड़े को बैल कहते हैं, फिर गाय की आवृत्ति। गाय हमें दूध देती है, गाय की आवृत्ति। गाय के दूध से दही, छाछ, घी, मक्खन, मलाई सब कुछ मिलता है, फिर गाय की आवृत्ति। तो इस आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए, आवृत्ति के कारण क्या होती है? अशुद्धि होती है। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए ही संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब आप कहेंगे साहब कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें, या इसको शुद्ध कैसे लिखें? तो इसको शुद्ध लिखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सामान्य है। गाय के लिए निर्धारित ये संज्ञा, जो भी संज्ञा शब्द बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, उसके लिए जो निर्धारित सर्वनाम शब्द है, उन निर्धारित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके और हम आने वाले वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। अब जैसे अब हम इसको शुद्ध करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए, गाय हमारी माता है। अब जो पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, उसके ऊपर निर्धारित करेगा। हम पहले इसको पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद निर्धारित करेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा, क्योंकि अलग अलग वाक्य हैं, उन अलग अलग वाक्यों में इसके लिए जो निर्धारित अलग अलग सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग होगा। देखिए कैसे होगा। जैसे अब गाय हमारी माता है, गाय के एक मुंह होता है, ठीक है। तो अब गाय हमारे पास तो है नहीं यहां पर, ठीक है ना। गाय कहीं मार्केट में है, गौशाला में है, किसी के खेत पर है, किसी के बाड़े में बंद है, ठीक है ना। नजदीक है तो इसके, दूर है तो उसके। तो अब यहां गाय है नहीं, तो इसके लिए जो निर्धारित सर्वनाम शब्द है उसका हम प्रयोग करेंगे। नजदीक है तो इसके एक मुंह होता है, लेकिन हमने जो निबंध लिखना है वो एग्जाम में लिखना है, परीक्षा में लिखना है। परीक्षक के पास गाय होगी तो वो समझ जाएगा कि इसके नहीं है, चेक करने वाले के पास नहीं है गाय, तो वो अपना समझ जाएगा। उसके इस यानी पास स्थित व्यक्ति या वस्तु या स्थान, उसके लिए
उस दूर स्थित व्यक्ति, वस्तु या स्थान उसके लिए। ठीक है, तो देखो अब यहां पर दूर है तो इसलिए उसके, अब इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं इस गाय के शब्द को हटाकर उसके के लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसके एक मुंह होता है, हो गया शुद्ध। अब देखो अगला जो सेंटेंस है उसके बारे में बात करते हैं। गाय के एक पूंछ होती है, तो वही उस, क्योंकि गाय हमारे पास है नहीं है, दूर स्थित है, तो फिर हम गाय को हटाएंगे। गाय हमारे पास है नहीं है, दूर स्थित है, तो उसके एक पूंछ होती है, हो गया शुद्ध। गाय के 4 पैर होते हैं, तो फिर गाय को हटा दो और क्या लिखेंगे, उसके 4 पैर होते हैं। गाय के 2 सींग होते हैं, तो फिर गाय को हटा दो, फिर वही उसके 2 सींग होते हैं। गाय के बछड़े को बैल कहते हैं, तो फिर वो गाय को हटा दो, फिर वही उस। ये कोई जरूरी नहीं है हम उस इसी लिखें, जो सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार जो भी सर्वनाम फिट बैठता है उस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे। उसके बछड़े को बैल कहते हैं। अब देखिए यहां पर उस हमें दूध देती है, फिट नहीं बैठता, नहीं बैठता। तो यहां पर कौन सा सर्वनाम आएगा, वह। तो मैंने आपको भी बता दिया कि हम बार बार उस या इस लिखें, ये कोई जरूरी नहीं है। ये उस वाक्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि हमको किस तरह का जो सर्वनाम है या कौन सा सर्वनाम उसका प्रयोग करना है। तो यदि मैं कहूं कि उस हमें दूध देती है, तो वैसे ही 101%, 110% गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह हमें दूध देती है। अगला, गाय के दूध से छाछ, घी, मावा, मिठाइयां आदि बनाई जाती है। तो यहां पर हम कर सकते हैं उस, दूर स्थित है तो उस, पास स्थित है तो इस। उसके दूध से दही, छाछ, घी, मावा, मिठाइयां, पनीर, मक्खन, मलाई सब कुछ तैयार किया जाता है। यदि इस निबंध को इस तरह से लिखा जाए तो ये शुद्ध होगा, और यदि इनको हटाकर इस तरह से लिखा जाए जैसे मैंने पहले लिखा था, तो ये कैसा माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक राम का उदाहरण लेकर भी बताया था कि राम विद्यालय जाता है, फिर राम विद्यालय में पढ़ाई करता है, वह वहां पढ़ाई करता है। मैंने 3 सेंटेंस लिखकर आपको बताए थे, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, मुझे ध्यान है, थोड़ा सा मैं उसको भी रिवाइज कर देता हूं। राम विद्यालय जाता है, या जा रहा है, कुछ भी कर सकते हैं हम। राम विद्यालय में पढ़ाई करता है, वह विद्यालय जाएगा तो पढ़ाई करेगा, सीधी सी बात है। या फिर दूसरा लिखा है वह वहां पढ़ाई करता है, विद्यालय जाएगा तो पढ़ाई करेगा, गिल्ली डंडा तो खेलेगा नहीं, ठीक है। और गिल्ली डंडा खेलेगा तो फिर पढ़ाई में फिसड्डी रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। इसलिए विद्यालय में चाहे राम जाए, चाहे श्याम जाए, चाहे आप लोग जाएं, सभी को विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि यह अमूल्य समय है, और समय जब एक बार निकल जाता है उसके बाद वापस नहीं आता। पछताने के सिवा फिर कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे हिंदी में भी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे समय निकल जाएगा फिर हाथ मलते ही रह जाएंगे, फिर बाद में पछताते रहेंगे कि हमने उस समय, हमारे जो शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत समझाया, हमारे बड़े भाई बहनों ने समझाया, हमारे गार्जियंस ने समझाया, या जो अनुभवी व्यक्ति हैं उन्होंने हमें बहुत कहा कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई से जिंदगी सुधर जाएगी, पढ़ाई से लाइफ बन जाएगी। फिर बाद में कुछ भी करते रहना, खेलते रहना, मस्ती करते रहना, लेकिन हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या करें, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो आपसे भी यही एक संदेश कह सकते हैं, एक सुझाव कह सकते हैं कि जैसे राम विद्यालय में जाकर पढ़ाई करता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी इसका अनुसरण करते हुए विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है।
ठीक है, तो देखो अब यहां पर ये हमारा पहला सेंटेंस है, इसी को आधार लेकर के और हमें दूसरे सेंटेंस यानी दूसरे वाक्य है उनकी रचना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर हम कहें दूसरे वाक्य में कि इसी का आधार लेकर, पहले वाक्य का आधार लेकर हम कहें कि राम, जैसे पहला वाक्य राम विद्यालय जाता है, दूसरा वाक्य राम विद्यालय में पढ़ाई करता है, तो क्या आप इसको शुद्ध मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह से अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा हो जाएगा? तीसरा जो वाक्य है वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, और जहां पर संज्ञा के स्थान पर जो निर्धारित सर्वनाम शब्द है उनका यदि प्रयोग होता है तो वह वाक्य है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। तो राम के स्थान पर क्या आया? वह, और विद्यालय के स्थान पर वहां। यदि हम कहें कि राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ाई करता है, तो ये दोनों यानी पहला और तीसरा ये दोनों सेंटेंस है वो शुद्ध माने जाएंगे, दूसरा सेंटेंस है वो पूरी तरह से अशुद्ध माना जाएगा। तो ये रही सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सर्वनाम है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।